नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए फिर से लेके आ गए हैं क्लास 10 का काफ़ी इंपॉर्टेंट साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सभी आपको गेस किए गए प्रश्न मिलेंगे। यानी मेरे द्वारा गेस किए गए साइंस के प्रश्न है, यानी आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना आपको 100% है। तो अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आए और क्वेश्चन आंसर आप तुरंत ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बाद में याद करने का प्रयास करिएगा तो याद नहीं होगा। इसका पीडीएफ की बात किया जाए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप पाई क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पाई क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पे बाबू आपको प्रतिदिन वीवीआई जो भी सब्जेक्ट हो सभी सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जो ज्वाइन हो वहाँ पे आपको बहुत सारे सुविधा उपलब्ध होंगे। ठीक है, बात किया जाए इसका टेस्ट का तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। क्लास 10 के लिए प्रतिदिन टेस्ट लिया जाता है www.5starstudy.com। डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं गूगल में, या फिर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। वीडियो के लास्ट में आप जाके नीचे जाके देख लीजिएगा, वहाँ से भी जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। प्रतिदिन अपना जो लेवल है तैयारी का वो चेक कर सकते हैं कि किस लेवल तक मेरा तैयारी हुआ। तो टेस्ट में ज़रूर आप सभी भाग लीजिए और देखिए कि आपका तैयारी किस लेवल तक हुआ है। पाई क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ अपलोड किए गए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो ये दोनों नंबर में से किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला जो क्वेश्चन है वह है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन कहलाता है। यानी दूध से हम लोग गांव में जो दही बनता है वो किस प्रकार का परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, या भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर दूध से दही बन रहा है तो यह रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसे याद रखिएगा। पूछा गया प्रश्न है बाबू मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। अगला जो प्रश्न आज का है वह है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर क्या बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका देखिए रिएक्शन बताते हैं। मैग्नीशियम आपको कहा है कि मैग्नीशियम जो है वह ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके संयोग करके क्या बनाता है, तो MgO बनाता है। क्या बनाता है, तो MgO बनाता है। लेकिन अगर इसका जो रिएक्शन है इसको बैलेंस किया जाए तो अगर इधर 2 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। फिर आप देखिए आपका जो इक्वेशन है यानी जो आपका रिएक्शन है वो आपका बैलेंस हो गया। और जो भी देखिए केमिस्ट्री में जब भी आप रिएक्शन लिखिए तो उसको एग्जाम्पल लिखिए या कुछ लिखिए, उसको बैलेंस कर ही दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करते हैं तो फिर एक आध नंबर 2 नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, जब भी आप रिएक्शन लिखिए उसको बैलेंस करके आगे बढ़िएगा। इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा MgO। क्या बनेगा, तो MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ संयोग कर MgO बनाता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है बाबू वह है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बाबू कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है Cl, क्लोरीन, फ्लोरीन, या फिर ब्रोमीन, या फिर आयोडीन। तो आप याद रखिएगा, फ्लोरीन जो होता है वह सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। लेकिन ये भी आप याद रखिएगा, इसका खोज कब हुआ था, कौन खोज किए थे, इसका रंग कैसा होता है, ये सब आपके याद रखने वाला पॉइंट है। यहाँ से अगर आ गया है फ्लोरीन के बारे में तो इसके बारे में बता देते हैं, ताकि आपको इससे जो भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए आप याद रखें। तो बाबू फ्लोरीन का जो खोज हुआ था वह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1886 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, तो हेनरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो हेनरी महोदय ने खोजे थे, जो कि आप लोग नाम सुने ही होंगे, इनका बहुत ही चर्चित नाम है। हेनरी द्वारा 1886 ईस्वी में
फ्लोरीन का खोज किया गया। ठीक है, इसका रंग भी कभी कभी आपको पूछ देता है, तो इसका रंग जो होता है वो पीला होता है। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएं, तीनों आपको क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। अगर देखिए साइंस में अगर कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपका रिजल्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो रट्टा मारने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है साइंस में। तो फ्लोरीन कब खोजा गया था, तो याद रखिएगा फ्लोरीन जो था वह 1886 में खोजा गया हेनरी के द्वारा। इसका रंग जो होता है पीला होता है और यह फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यानी पूरे आवर्त सारणी में सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन को माना जाता है, कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का प्रश्न है वह स्क्रीन पे है, कह रहा अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप लोग को बताया गया प्रश्न है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान जो होता है, पीएच स्केल जो होता है वो क्या होता है। 7 से बराबर होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछ दिया है बाबू कि अम्लीय विलयन के यानी अम्लीय ऑक्साइड के लिए जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से ही कम होता है। कितना होता है, अगर 7 से कम है यानी 7 से माइनस है तो यह अम्लीय विलयन होगा। अगर आपसे इसी से पूछ दिया जाए, एक और पूछ दिया जाता है क्वेश्चन कि क्षारीय विलयन के लिए, तो क्षारीय के लिए बाबू अगर 7 से ज़्यादा हो रहा है यानी प्लस हो रहा है तो इसको हम लोग क्षारीय विलयन का पीएच मान इसका होता है। यानी 7 से ज़्यादा अगर कहा जाए तो क्षारीय विलयन का होता है, और 7 से कम कहा जाए तो अम्लीय ऑक्साइड यानी अम्लीय ऑक्साइड विलयन का होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यहाँ से दोनों प्रश्न आप याद रखिएगा, दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का जो अगला प्रश्न है वह है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। ऐसा नहीं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, अधिकांश परीक्षा में ये सब सूत्र जो होता है, केमिकल सूत्र जो होता है यानी रासायनिक सूत्र जो होता है वो आपके अधिकांश एग्जाम में, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए वहाँ पे भी आपको ये सब मिलेंगे। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया है CaCO3, जो कि हम बताए भी थे कि संगमरमर का सूत्र रासायनिक सूत्र जो होता है वह CaCO3 होता है। यानी इसको नाम क्या पढ़ेंगे तो कहीं कहीं आपको देखिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट भी लिख देगा। ठीक है, CaCO3 को ही हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, लेकिन कितना का याद नहीं रहता, इसलिए आंसर नहीं मार पाते हैं। तो आपको दोनों याद रखना है, ऐसा नहीं कि ये फार्मूला ही आपको दे देगा, कैल्शियम कार्बोनेट लिख देगा डायरेक्ट, आप देखे होंगे कहीं कहीं। ठीक है, तो याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, कह रहा नमक का रासायनिक सूत्र कौन है। नमक का रासायनिक सूत्र आप सभी जानते होंगे कि नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो NaCl होता है, यानी सोडियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड को हम लोग नमक का सूत्र माना गया है, सॉरी NaCl को हम लोग नमक का सूत्र मानते हैं, रासायनिक सूत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह स्क्रीन पे है, कह रहा है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या होगा। सब ये सब बताया गया प्रश्न कम से कम 3 से 4 बार बता दिए हैं बाबू, आपको तो जीभ पे ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें हम पूछेंगे भी 2 से 3 क्वेश्चन कि आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए, सब आपको रिपीट किया गया है क्वेश्चन, क्रैश कोर्स में आपको सब पढ़ाया गया है, ये क्रैश कोर्स का वीडियो है। ठीक है, तो आप सभी का आंसर जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका आंसर आना चाहिए। एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, 2 होगा या 9 होगा या 7 होगा या 10 होगा। तो 7 से कम जो होता है ना बाबू, वह जो होता है, अगर जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो समझिए कि नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। किसको, तो नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा। तो 7 से कम कौन है, तो आप देखिए यहाँ पे 7 है ऑप्शन ए में, तो ये तो होगा नहीं। 10 है, ये भी नहीं होगा। 9 भी है, ये भी नहीं होगा। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। 7 से कम कहने का मतलब कौन है, तो 7 से कम कोई भी रहेगा उसको आप ऑप्शन में चूज कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़िएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है, बायो का क्वेश्चन है।
करा हरे पौधों में पोषण का विधि। हरे पौधों में पोषण का जो विधि होता है वो क्या होता है? प्राणी समभोजी होता है, या परपोषी होता है, या परजीवी होता है, या स्वपोषी होता है। तो आपको याद तो होना चाहिए कि हरे पौधों में पोषण का जो विधि होता है वह स्वपोषी होता है। क्या होता है? तो स्वपोषी पोषण होता है। किसमें? तो हरे पौधों में पोषण की विधि जो होता है वह स्वपोषी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ये आपको कहीं नहीं देखे होंगे, हो सके तो एक आध दो को देखे भी होंगे 5% स्टूडेंट, लेकिन ये पहली बार कितने देख रहे होंगे कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक एटीपी से टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ये क्वेश्चन आप देखे होंगे, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे अटपटांग टाइप के सेट हो गया है, ठीक है, इसको मिस्टेक हो गया है। इसका आंसर जो होता है कुछ अलग आपको बुक में मिलेगा, लेकिन ये हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का देते हैं, इसलिए इसका जो डिस्कशन कराएंगे वो आपको अगले क्लास में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको पूछना हो तो हम आपको सोल्यूशन करके भेज देंगे, पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन ए में है इंसुलिन, ऑप्शन बी में है ग्लूकोगान, ऑप्शन सी में है दोनों, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा कि अग्नाशय द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है, यहाँ पे दो ही दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। हम बता देते हैं इसमें जो होता है बाबू, वो हम बताए भी थे पहले भी क्लास में कि इसमें 3 हार्मोन स्रावित होता है। पहला इंसुलिन होता है, दूसरा जो होता है, इसे पहला आप याद रखिएगा, दूसरा ये होता है, और तीसरा का नाम एक हम बता देते हैं, वो होता है सोमाटोस्टैटिन। सोमाटोस्टैटिन जो होता है वह तीसरा हार्मोन होता है जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ये तीनों आप याद रखिएगा, तीनों में से कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, ठीक है, इसलिए हम तीनों आपको बता दिए हैं। ये दो आपको दिख रहे हैं ऑप्शन में, तीसरा आपको स्क्रीन पे लिख दिए, ठीक है। इसको हम सोमाटो पढ़ेंगे, ठीक है, सोमाटोस्टैटिन जो होता है यह भी अग्नाशय द्वारा हार्मोन स्रावित होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ से आप तीनों याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है बाबू वह है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर जो हमारा है बाबू उसका संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिब्रम, या क्रेनियम, या मस्तिष्क स्टेम, या फिर सेरिब्रम। तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको सेम लग रहा होगा, लेकिन दोनों में अंतर है बाबू। आप देखिएगा बायो का क्लास किए होंगे अगर आप कहीं भी ऑफलाइन या फिर कहीं भी कोचिंग में, तो ये दोनों का अंतर होता है, ठीक है। सेरिब्रम जो होता है ना वो इंग्लिश नाम है, देखिएगा सेरिब्रम का हम इंग्लिश में लिख देते हैं, कैसे लिखते हैं, CEREBELLUM, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ना बाबू यह इंग्लिश नेम है, इसका हिंदी में कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए हिंदी नाम दे देगा अनुमस्तिष्क। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दे देगा अनुमस्तिष्क। तो सेरिब्रम को ही हम लोग अनुमस्तिष्क कहते हैं, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? तो सेरिब्रम। तो दोस्तों आज का अगला जो प्रश्न है वह है करा स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। यानी आपसे पूछा गया प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो आप पढ़े ही होंगे कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? तो 2 होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो आज का प्रश्न है वह है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो होता है वो कहाँ निषेचित होता है वो आपको पूछ रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैलोपियन नलिका में। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाणु जो होता है वो कहाँ निषेचित होता है? तो फैलोपियन नलिका में, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है भ्रूण कोश अवस्थित होता है। भ्रूण कोश जो होता है वो कहाँ अवस्थित होता है? किस में? पराग कोश में,
प्राग कोश में, या फिर वृंत में, या बीजांड में, या फिर दलपुंज में। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीजांड में। भ्रूण कोश अवस्थित जो होता है वो कहाँ होता है, तो बीजांड में होता है, बीजांड में, ठीक है। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए है, या गुणसूत्र है, या जीन है, या हरित लवक है। तो याद रखिएगा कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वह डीएनए होता है। क्या होता है, तो डीएनए। यहाँ पे ऑप्शन हिंदी में दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, कितना नहीं इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ते हैं इसलिए आपको ध्यान देना है कि कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वह क्या होता है, तो डीएनए होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे फिर से 15 हो गया है। 16वां प्रश्न देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज कर हो गया है थोड़ा सा, ठीक ना। तो 16वां यहाँ पे ऑप्शन होगा। 16वां कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था। यानी जब जीव की उत्पत्ति हुआ था उससे पहले पृथ्वी पर निम्न में से कौन नहीं था। ऑप्शन ए में देखिए बाबू, CO2, NO2, O2, इनमें से सभी। इस तरह का प्रश्न जो है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है कि कितना माइंड लगाता है, यानी आपको चेक किया जाता है माइंड को, ठीक है। तो देखिए आप सोचिए तो कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर कुछ था। CO2 का भी जब भी जीव आया उसके बाद ना CO2 ये सब की खोज हुआ जी, कि जीव के पहला ही CO2, NO2, O2 का खोज कर दिया कोई नहीं। ये सब आपको जीवों की उत्पत्ति के बाद ये सब आया है, यानी पहले ये सब नहीं था। आपको क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि नहीं था। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर नहीं था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत कौन आता है, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, या इनमें से सभी। तो ये सब तो आप जानते ही होंगे कि पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आएंगे, यानी आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा सा एक बार इसको बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो कहा गया है कि CO2, NO2, O2, तो CO2 का खोज कब हुआ, कौन किए थे, है पता। NO2 का खोज कौन किए थे, एक बार बता देते हैं। यहाँ पे आ गया है तो फिर O2 का खोज। तो देखिए CO2 का खोज जो किए थे वो कौन किए थे, तो जोसेफ ब्लैक किए थे। आपको ऑप्शन में डायरेक्ट ब्लैक भी मिलेगा, ठीक है। जोसेफ ब्लैक किए थे। कब किए थे, तो 1754 में किए थे। अगला जो आता है NO2, ये जब हुआ खोज तो इसका खोज रदरफोर्ड ने किए थे। कब किए थे, तो 1773 में किए थे। तब बाबू जीवों की उत्पत्ति हुआ तभी ना, यानी ये सब आए तभी ना ये सब का खोज हुआ। उसके बाद ऑक्सीजन, तो O2 का जो खोज हुआ था वो, इसमें आपको कहीं कहीं कंफ्यूज करने के लिए दो नाम भी दे देता है, लेकिन आपको याद रखना है कि प्रिस्टले जो होते हैं वो आपको अधिकांश में मिलेंगे। कंफ्यूज करने के लिए कहीं कहीं आपको विल्हेल्म में दे देंगे, यानी कार्ल विल्हेल्म जो थे वो भी कभी कभी योगदान के लिए दे देते हैं। तो आपको मेन रूप से जोसेफ प्रिस्टले का नाम याद रखना है, जो कि 1774 में या फिर 72 में खोज हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा डेट आपको कंफर्म नहीं है, लेकिन यही 72 या फिर 74 में खोज हुआ है O2 का, ठीक है। एक बार देख लेंगे हम। चलिए ये दोनों आप याद रखिएगा, CO2, NO2 का दोनों आपको पूछा जाता है प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत। आप लोग को बताए ही थे कि सौर ऊर्जा होता है समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत। अगर मूल स्रोत बात किया जाए तो सौर ऊर्जा को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। यहाँ विद्युत होगा, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब के बारे में भी हम बात किए थे कि विद्युत बल्ब में जो होता है वह निष्क्रिय गैस भरा होता है, यानी निष्क्रिय गैस में मेन रूप से आर्गन, क्या
तो आर्गन। निष्क्रिय कौन कौन है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, रेडन। ये आपको निष्क्रिय तत्व हैं, आपको 0 ग्रुप के समूह आते हैं। ये सब आपको याद रखना है, हम बताए हैं बहुत ही डीपली ये सब क्लास लिए है, ठीक है, कि 0 ग्रुप किसे कहते हैं, निष्क्रिय गैस कौन सा तत्व, कौन कौन तत्व को कहा गया है। तो ये सब आप याद रखना चाहिए, ये सब आपको हमेशा मिलेंगे प्रश्न, कहीं भी आपको इससे एक प्रश्न मिल ही जाता है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस पाई जाती है? तो निष्क्रिय गैस। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? अगर कोई चालक तार में बाबू विद्युत धारा जो होता है वो हम प्रवाहित करेंगे तो इसमें गतिशील यानी जो घूमेगा, अप डाउन जो करेगा आगे पीछे यानी जो घूमते रहेगा वो कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, जो कि आप जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन के बारे में ये घूमते रहता है। इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित हम लोग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गतिशील में हो जाता है, यानी गतिशील कण कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न आ ही गया करा, ओम के नियम को व्यक्त नहीं कर सकता। ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है, ये हम आपको बताए हैं और आप पढ़े भी होंगे। ओम के नियम, ओम का नियम यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको फार्मूला जो है हिंदी में दे दिया है। ओम के नियम आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर IR। इसी से आपको संबंध कर दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आना चाहिए कि ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़िएगा, नहीं करता है वो पूछ रहा है, ठीक है जी। तो इसका आंसर सभी का कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। अब बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। सभी का आंसर आना चाहिए कि 20 में से आपका कितना मार्क्स आपको याद था पहले, क्योंकि क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। रेगुलर स्टूडेंट का सभी का आंसर आना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। अपने सभी साथियों के पास इसे शेयर करिए ताकि उनको भी एक हेल्प होता है। चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।